जिन ख्यालों को आप रात दिन अपने सीनों में बसाए हुए हो, सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में, हमेशा उन्हीं तस्वुरात और उन्हीं ख्यालात के साथ जी रहे हो। ये तो सिर्फ 5 दिनों तक टमाटर आपके साथ है तो आपका ये हाल हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात हमारी नज़रों के सामने हैं, उनके जवाबात भी देने हैं। सवालात बहुत ज़्यादा पेंडिंग में है, उनको भी कवर करना है। तो जिन लोगों के सवालात काफ़ी दिनों से अटके हैं वो बराह करम इंतज़ार करें। और बहुत इमरजेंसी जो सवालात होते हैं तो अपने यहाँ पर जो उलमा किराम है, अपने यहाँ पर जो मुफ्तियान किराम है, हमारे यहाँ पर जो अइम्मा इज़ाम है, उन लोगों से आप राब्ता कायम करके इमरजेंसी वाले सवालात को हल कर लिया करें। तो खैर चलिए बढ़ते हैं। एक साहब उन्होंने सवाल किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब मुझको एक सवाल ये पूछना था कि अगर हमारे हाथ पर कोई नापाकी लगी हुई है या फिर नापाकी है जो कपड़ा धो रहे हैं तो उसके बाद हमें अपने हाथों को साबुन से कितनी मर्तबा धोना चाहिए और साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है या फिर ज़रूरी नहीं है। क्या 3 मर्तबा साबुन से लगातार हाथ धोने ज़रूरी होते हैं पाक करने के लिए। देखिए, आप जो भी हैं, आपकी बहुत बड़ी आईडी है, हमको समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपना नाम तहरीर कर दिया करें। तो बहरहाल आप जो भी सवाल करने वाले हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जब आपने किसी नजासत को, किसी नापाकी को धो दिया, धोने के बाद वो चीज़ तो पाक होगी। जब वो चीज़ जो कि ऑलरेडी नापाक थी उसको आपने धो दिया, पाक कर दिया, निचोड़ लिया, रगड़ दिया, जो कुछ आपको करना था वो आपने कर दिया, आपके इस प्रोसेस की वजह से जब वो चीज़ पाक हो गई है तो आपके हाथ क्यों नापाक रहेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए, जब वो चीज़ नापाक हो चुकी है, चाहे कपड़ा हो, आपका हाथ हो या जो भी चीज़ हो XYZ, वो चीज़ जब पाक हो चुकी है तो आपके हाथ बदर्जे अवला पाक हो चुके हैं। दोबारा उनको पाक करने के लिए वापस से धोना, 3 मर्तबा धोना, साबुन लगाकर धोना और शैम्पू से धोना, ये तमाम चीज़ें तकल्लुफ़ात में आपको डालने वाली है। आप सिर्फ सफाई के पर्पस से कि भाई अभी तक मेरे हाथ में झाग लगा हुआ था, उस झाग को साफ करने के लिए अपने हाथों को धो रहा हूँ, इस पर्पस से अगर आप धोना चाहते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन ख्यालात को अपने दिल में पाल रहे हैं कि नहीं, अब मेरे हाथ नापाक हो चुके हैं, मेरे फला फला चीज़ नापाक हो चुकी है, तो यकीन जानिए ये चीज़ आपको सख्त डिस्टर्बेंस में डालने वाली है, सख्त परेशानी और मुसीबत में डालने वाली है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। सफाई के पर्पस से धोना अलग है और नजासत और नापाकी को समझ करके धोना ये अलग चीज़ है। आप अपने आप को तकलीफ में हरगिज़ न डालें। चलिए, अगला सवाल है अक्सा नसीर। ये पूछना ये था कि अगर कोई चीज़ नापाक है या नहीं, याद न हो तो उसका क्या हुक्म है। किसी चीज़ के बारे में आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो चीज़ पाक है या नहीं है। तकल्लुफ़ में आपने आपको डालना नहीं है। सिंपल सी चीज़, ये आपके पास एक डायरी है, ठीक है, अच्छी तरह समझिए, एक डायरी आपके पास है, एक अननोन शख्स ने आपको दी है। अब अननोन शख्स के आपके पास आने के बाद आप उसको चेक करते बैठेंगे कि कहीं से नजासत की बू आ रही है, कहीं से स्मेल आ रही है, कहीं पर नजासत और नापाकी का धब्बा लगा हुआ है या नहीं। इस तकलीफ और तकल्लुफ में आप अपने आप को क्यों डालते हैं। सीधी सी समझने वाली बात यह है कि ये लिखने पढ़ने वाली चीज़ है और ये चीज़ आम तौर पर पाक ही होती है। जब पाक होती है तो आप उसको पाक ही समझें। नापाक समझने के लिए आप परेशान क्यों होते हैं। तो आम तौर पर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, तो अपनी ज़ात के एतबार से वो चीज़ पाक होती है। नजासत होने के लिए कोई यकीनी बात, यकीनी प्रूफ का होना ज़रूरी है। ये चीज़ मेरे पास आ गई है तो ये पहली नज़र में मेरे लिए और आपके लिए चीज़ पाक ही है। लेकिन अगर मुझको कहीं चलते चलते नजासत नज़र आती है, मैंने जैसे ये फ्रंट का पेज है इसको ओपन किया और सामने मुझको नजासत नज़र आ गई, उसमें से नजासत की स्मेल भी आ रही है
उसमें नजासत का धब्बा भी लगा हुआ है, अगर वो टेस्ट की जाने वाली चीज़ है तो उस टेस्ट में भी नजासत महसूस होती है, नापाकी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको नापाक समझिए। बस यूं ही खामखा किसी चीज़ के पाक या नापाक के बारे में घूमना फिरना, उसी के ख्यालात में रहना, मेरे ख्याल से ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम हुसैन साहब ने सवाल किया है और आपका जो सवाल है काफ़ी लंबा है। पहले तो आप कहते ये हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है, जवाब देने के लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। दोबारा पूछने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कहना इनका ये है कि सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर पिग का वहम है, अगर, देखिए आप सवाल को अच्छी तरह सुन लीजिए, जवाब की तरफ बाद में चलेंगे, पहले सवाल को सुनिए। और आप खुद जो सवाल कर रहे हैं, पहले आप सवाल को सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। तो आपने कहा है कि मुझको जो पिग का वहम है कि एक पिग के वहम की एक चैन बन गई है कि वो किसी चीज़ को टच हो गई हो, तो उस टच होने की वजह से मेरे दिमाग के अंदर ये बात आ गई है कि फला चीज़ गंदी हो गई है, फला चीज़ नापाक हो गई है, वगैरह वगैरह, और नीचे काफ़ी चीज़ आपने लिखी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद इस बात का इकरार किया है कि आपको पिग का वहम है। मेरे पास ये डायरी है, मुझको वहम हो रहा है कि शायद पिग इसको लग गया होगा, यह वहम है। फिर बाद में ये चीज़ मेरी, मान लीजिए एक दूसरी चीज़ है, इसको टच हो गई है, तो ऑलरेडी ये चीज़ इसके ऊपर मुझको वहम हो रहा है, फिर इस वहम की वजह से इस चीज़ के बारे में वहम हो रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ वहम की वजह से कोई चीज़ नापाक होती है? जवाब दीजिए, होती है? बिल्कुल नहीं होती। नजासत और नापाकी उस वक्त मुतय्यन होती है जब वो आपको हकीकी एतबार से नज़र आने लगे। हकीकी एतबार से पिग आपके घर में आए, बैठे और आपकी इस चीज़ को उसने हाथ लगाया, छू लिया, जो भी उसको करना था वो किया, तब नजासत का मान लीजिए सवाल पैदा होता है। जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं है, हकीकी मानों में नजासत का कोई वहाँ पर तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है, तो खामखा इस तस्वुर को पालने की वजह से आप मुझको बतलाइए आपका फ़ायदा क्या है, आपकी जिस्मानी तवानाई का फ़ायदा क्या है, आपके दिमाग के अंदर जो ताकत है, जो कुव्वत है, उस कुव्वत को बर्बाद करने वाली ये चीज़ है। आपके जो यकीन होते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस को हिला देने वाली चीज़ वो वहम होती है। तो जब इस वहम की वजह से मेरी ये चीज़ नापाक नहीं हुई है, तो इसको टच करने की वजह से मेरा हाथ कैसे नापाक होगा? अब जब मेरा हाथ भी नापाक नहीं हुआ है, तो इस हाथ से अगर मैं अपने सेलफोन को या फिर अपने चार्जर को या फिर अपनी किसी डिवाइस को या अपने बर्तन को या अपने दस्तरखान को या अपनी रोटी को या खाने पीने की किसी चीज़ को इस हाथों से टच कर लेता हूँ, तो बतलाइए ये चैन बेकार वाली चीज़ है, आप इसके पीछे कतार ना पड़े। मैं जानता हूं कि आपने इसके पहले भी काफ़ी सवालात किए हैं इस वहम के बारे में, और उस वक्त हमने आपको यही सजेस्ट किया था, यही जवाब दिया था कि आप इस वहम से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए, इसके पीछे आप न पड़े, इसकी खोद कुरेद के पीछे और इस चैन के तोड़ने के पीछे न पड़े, बल्कि इस बात को आप अपने दिल में बिठा ले कि यकीन अलग चीज़ होती है, तसव्वुर और वहम अलग होता है। जो यकीनी बात होती है उसको फॉलो कीजिए, जो सिर्फ ख्याली बातें होती है, जो सिर्फ तसव्वुराती बातें होती हैं, जो सिर्फ वहम के एतबार से बातें होती है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनको उठाकर सीधे हमें रद्दी में डाल देना है, डस्टबिन में फेंक देना है। यूजर साहब का सवाल है कि मुफ्ती साहब, अगर पैर पर नापाक छींटा लग जाता है तो जब हम मस्जिद के वज़ू खाने में पैरों को धोते हैं और बड़ी एहतियात के साथ धोते हैं, फिर उसके बाद कोई छींटा उड़ जाता है तो नापाक होता है या नहीं, क्योंकि पैर पर नापाकी दिखने वाली नहीं थी। भाई, अगर एहतियात और बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल एहतियात के साथ आपने अपने पैरों को धोया है, तो आप खुद बतलाइए कितने छींटे उड़ेंगे? इतना बड़ा पानी उड़ जाएगा?
एक दो कतरे, मामूली कतरे उड़ेंगे, उतने मामूली कतरे होंगे जो आपको नजर भी नहीं आ रहे होंगे। तो आप उन कतरों के पीछे अपनी तवानाई को सर्फ ना करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यकीन जानिए, जब आपने खूब एहतियात और इत्मीनान के साथ अपने पैरों को धोया है तो यकीन जानिए एक भी कतरा उड़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली रास्ते में लेकर चलता हूँ। ये आपका पैर है, मान लीजिए यहाँ पर नजासत लगी थी जो आपको नजर नहीं आ रही थी। जब एक मर्तबा आपने इस पर पानी डाल दिया है ना, एहतियात के साथ, इत्मीनान के साथ, तो वो पानी पूरा के पूरा नीचे गिर चुका है, पूरा का पूरा पानी नीचे गिर चुका है। जब दूसरी और तीसरी मरतबा पानी डाला है और वो जो छींटे उड़े हैं तो वो ऑलरेडी आपका पैर पाक हो चुका था। जब ऑलरेडी आपका पैर पाक हो चुका था तो उड़ने वाले छींटों की कोई अहमियत, कोई वक़ात और उसकी कोई मकाम नहीं होता है। तो आप इस बात के पीछे बिल्कुल ना पड़े कि आप उड़ने वाले छींटे पाक होंगे या ना पाक। मोहम्मद अली कहते हैं कि मसूद रहमानी जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि एहतिलाम होने के बाद शलवार में मनी नजर आ रही है और वो 1 से 2 घंटे बीत गई है, वो मनी खुश्क हो चुकी है, सूख चुकी है, बाद में उसके ऊपर हमारा हाथ लग गया है या उसके ऊपर हमारा दूसरा कपड़ा लग चुका है या वहां पर और कोई चीज लग चुकी है, तो उस सूखी हुई नजासत के ऊपर जिसके सिर्फ धब्बे और निशान नजर आते हैं, तो वो दूसरी चीजें नापाक होंगी या नहीं? बिल्कुल नापाक नहीं होंगी। वो इसलिए है कि नजासत सिर्फ एक ही जगह है, दूसरी तरफ ट्रांसफर होने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर लिक्विडिटी हो, इसके अंदर गीलापन हो, इसके अंदर ऐसी चीज हो जिसके जर्रात और जिसके जो अंदर की जो मादा होता है वो मादा दूसरी तरफ ट्रांसफर हो। ये चीज अब इसके अंदर पाई नहीं जाती है, लिहाजा वो नजासत और नापाकी अपनी जगह तक महदूद है जब तक कि वहां पर गीली चीज न लगे। गीली चीज लगने के बाद वो इतना तर हो जाए कि उसके असरात अब दूसरी चीज में आए, तब कहीं जाकर के नजासत और नापाकी ट्रांसफर होती है, वैसे बिल्कुल नहीं। समीर अहमद 4086 सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि एक बार मुझसे बात कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। लाइफ एकदम मुश्किल हो गई है, अल्लाह के लिए प्लीज एक बार मुझसे बात कर लीजिए प्लीज मुफ्ती साहब, कोई रास्ता होगा बात करने के लिए? कसम से जिंदगी जीने का मन नहीं करता है। समीर अहमद के बहुत सारे सवालात हैं और इन तमाम सवालों की बुनियाद आपकी एक कमिटमेंट के ऊपर टिकी हुई है। वो कमिटमेंट ये है कि आपने कभी तसव्वुर किया था कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाओगे। अच्छा, आप कोई खातून भी हैं, इसके पहले भी आपको कई मरतबा जवाब दिए जा चुके हैं, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद मैं देख रहा हूं कि आपके सवालों की एक लंबी लिस्ट लगी हुई है। काफ़ी सवालात आपके हैं, बहुत ज़्यादा सवालात है, हद से ज़्यादा सवालात है। और इन तमाम सवालों की बुनियाद कहाँ पर है? वो आपके एक कमिटमेंट के ऊपर है, जिसके बारे में आपने कभी आपकी कॉलेज लाइफ के अंदर, आपके पढ़ाई की जिंदगी के वक्त में आपने कमेंट किया था कि आप अपने बच्चों को फला फला दीनी तालीम दिलवाएंगी। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि आपको एक कहानी सुनाऊं, एक किस्सा सुनाऊं। वो किस्सा है टमाटर, स्टूडेंट और उनके टीचर की। 3 चीजें, 3 किरदार है। एक है उस्ताद जिसको हम टीचर कहते हैं, दूसरा है तालिब इल्म जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं, और तीसरा कैरेक्टर है टोमेटो। एक मर्तबा हुआ ये कि एक स्कूल के अंदर एक उस्ताद साहब ने अपने यहाँ पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट से, मान लीजिए 10 तलबा थे, 10 तालिब इल्म थे, उनको कहा कि हर बच्चा अपने घर पर जाएगा और जाकर कल सुबह मेरी क्लास में 5-5 किलो टमाटर लेकर आएगा।
تو استاذ کا جو حکم تھا اس حکم پر طلبا نے عمل کیا. اس وقت ہو سکتا ہے ٹماٹر سستے ہو, آج تو 150-2 روپے کے جی مل رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت 5 روپے کے جی مل رہے ہوں. تو خیر استاد نے حکم دیا تو بچے لوگ اپنے گھروں پر گئے اور سب بچوں نے 5-5 کے جی ٹومیٹو اپنے بیگ میں لے کر آئے اور استاذ کے سامنے رکھ دیا. جب استاذ کے سامنے ٹومیٹو موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ 10 لوگ ہیں, تو جو آدمی جتنی طاقت رکھتا ہے, جو اسٹوڈنٹ جتنی اپنی بساط رکھتا ہے, اتنے ٹومیٹو اپنے بیگ میں رکھ لے. ان کے پاس جو بیگ ہوتا ہے نا بستہ رکھنے کے لیے, بکس رکھنے کے لیے جو بستہ ہوتا ہے, اس بیگ کے اندر رکھ لے. اب کسی طالب علم کا بستہ ذرا چھوٹا تھا, اس نے 2 کلو رکھ لیے. کسی کا بڑا بیگ تھا تو اس نے 5 کلو رکھ لیے. کسی کا اور زیادہ بڑا تھا, اس نے 7 کے جی رکھ لیے. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ان ٹومیٹو کو اٹھایا, اپنے بیگ میں رکھ لیا. اب ٹیچر کا جو کام تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب یہاں سے 5 دن گنو, آج کا دن اور اس کے بعد نیکسٹ 4 days, ان 5 دنوں تک ان ٹومیٹو کو آپ اپنے بیگ سے نہیں نکالیں گے. آپ سو رہے ہوں, آپ کھا رہے ہوں, آپ کلاس میں ہوں, آپ کھیل رہے ہوں اور آپ ٹریول کر رہے ہو, جو کچھ بھی آپ کی مصروفیات ہوتی ہے ان مصروفیات کو کرتے رہے, لیکن وہ جو بیگ ہے, جس بیگ میں آپ نے ٹومیٹو رکھے ہیں, وہ ٹومیٹو والی بیگ آپ سے الگ نہیں ہونی چاہیے, ساتھ میں آپ کو رکھنا ہے 24 hours. ٹھیک ہے, چیلنج ہے, اس چیلنج کو قبول کرنا ہے. اس کے بعد میں ان کو گفٹ بھی ملنے والا تھا. تو خیر ایک دن ہو گیا. اب بچے پریشان کہ بیگ کو کہاں کہاں لے کر چلنا ہے بھائی. اب واش روم میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بیگ ان کے ساتھ, اب وہ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بیگ ان کے بازو میں رکھا ہوا, اب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو بیگ ان کے سائڈ میں رکھا ہوا, اب وہ سونے کے لیے لیٹے ہیں تو ان کا جو بیڈ ہے, بیڈ کے سائڈ میں سرہانے کی طرف ان کا وہ بستہ رکھا ہوا جس میں ٹومیٹو رکھے ہیں, کیونکہ استاد صاحب نے حکم دیا ہے اور ایک چیلنج رکھا ہے, اس چیلنج کو قبول کرنا ہے. خیر ایک دن ہو گیا, گزر گیا اطمینان سے. لیکن دوسرا جب دن آتا ہے تو ان طلباء کے دلوں میں ایک عجیب بے چینی پھیل گئی, ایک پریشانی کے اندر وہ گھسنے لگے کہ ہماری اس بیگ کے اندر جو ٹومیٹو رکھے تھے, پہلے دن تو صاف ستھرے رہے لیکن دوسرے دن سے تھوڑے پچکنے لگ گئے, ان میں کا پانی رسنے لگا. اب جب تیسرا دن آ گیا تو اس کا پانی گل گل کر نیچے گرنے لگا, کپڑوں پر آنے لگا, بستر پر گرنے لگا. جب تیسرا دن آ گیا تو اس میں سے کچھ مہک آنے لگی, کچھ اسمیل آنے لگی. جب چوتھا اور 5واں دن ہوا تو مکمل سڑ چکے تھے, گل چکے تھے, جن کی وجہ سے ان کی صورتیں تتر بتر ہو گئی, ان کے چہرے لٹک گئے, ان کی خوشیاں غارت ہو گئی, ان کا چین اور سکون لٹ گیا, برباد ہو گئے وہ. لیکن خیر چیلنج تھا, اس کو قبول کرنا تھا. انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا. مکمل 5 دنوں تک, آپ یقین نہیں کریں گے, 5 دنوں تک وہ طلباء ایسے تھے جنہوں نے اس بیگ کو اپنے سروں پر, اپنے کندھوں پر لاتے رکھا. بتائیے کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی, کتنا درد اور کتنی پیڑا سے وہ گزر رہے ہوں گے. اس بدبو کو لے کر گھومنا, وہ بدبو ایسی تھی ان کے پورے بدن میں رس بس گئی ہے, ان کے دماغوں کے اندر بس گئی ہے, ان کے دل کے اندر, تصورات کے اندر بس وہ ٹومیٹو بکھرے ہوئے. خیر 5واں دن ہوتا ہے, تمام طلباء کلاس روم میں جمع ہے. اب استاد نے کہا کہ اچھا نکالیے اپنے بیگ میں سے اپنی تمام چیزوں کو. سب نے نکالا, کسی کے ساتھ یہ حال, کسی کے ساتھ وہ حال, کسی کے ساتھ کیا اور کسی ساتھ کیا. آخر میں استاد صاحب نے ان کو سمجھایا کہ بچوں, یہ جو ٹومیٹو تھے نا, جس کو 5 دن تک آپ نے سنبھال کر رکھا تھا, 24 گھنٹے ان کی واچ رکھی تھی اپنے ساتھ, ان کو ٹماٹو کو آپ نے رکھا ہے. دراصل یہ صرف ٹماٹے نہیں ہیں, یہ صرف ٹماٹر اور ٹومیٹوز نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ خیالات ہیں, وہ تصورات ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی پوری لائف جی رہے ہو. جن خیالوں کو آپ رات دن اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہو, سوتے میں, جاگتے میں, اٹھتے میں, بیٹھتے میں, ہمیشہ انہی تصورات اور انہی خیالات کے ساتھ جی رہے ہو. یہ تو صرف 5 دنوں تک ٹماٹر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا یہ حال ہو چکا ہے. بتلائیے وہ خیالات, وہ گندے گندے خیالات, وہ گندی گندی فکریں, وہ گندی گندی سوچ, وہ
ہر وہ چیز جو آپ کے دل اور دماغ میں رہتی ہے، بتلائیے ان خیالات نے، ان سوچوں نے آپ کے دماغ کو، آپ کے اندر والے انسان کو کتنا ڈیمیج کیا ہوگا، کتنا برباد اور کتنا دکھی کیا ہوگا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ جو خیالات ہے، جن خیالات کے پیچھے آپ پڑی ہوئی ہیں، آپ جیسے بہت سارے ہمارے نوجوان پڑے ہوئے ہیں، آپ جیسے ہمارے بہت سارے بزرگ ان خیالات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان خیالات کو آماجگاہ بنائے ہوئے ہیں، ان خیالات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ان حسد سے، غیبت، چغلی، جھوٹ، وہم، خوف، ڈر، یہ جو سوچیں ہیں، یہ گندی سوچیں ہیں، یہ بیہودہ سوچیں ہیں، یہ تصورات ہے، یہ وہم ہے، یہ شکوک و شبہات ہے، یہ تمام چیزیں جس کو آپ پال رہے ہو، جن کو آپ روزانہ پانی دے رہے ہو، جن کو آپ روزانہ سینچ رہے ہو، بڑے کر رہے ہو، یہ خیالات آپ کو کتنا ڈیمیج کر رہے ہوں گے۔ آپ کی سکون اور چین والی زندگی بالکل غارت ہو چکی ہوگی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ان خیالات نے آپ کی عمروں کے 5 10 سالوں کو گھٹا دیا ہے، آپ کو برباد کر دیا ہے۔ دوستو، ان خیالات کو پیچھے چھوڑ دیجئے۔ یہ پگ کے خیالات، یہ وہم، یہ میری وہ سوچ، فلاں وقت کا خوف، فلاں وقت کا ڈر، اس وقت کی نیت، اس وقت کی سوچ، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں نے آپ کی عمروں کو گھٹا دیا ہے، آپ کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ ان بچوں کی طرح 5 دنوں تک صرف انہوں نے کام کیا تھا تو ان کا یہ حال ہوا۔ آپ ان خیالوں کے ساتھ کتنے سال سے جی رہے ہو؟ 10 سال ہو چکے ہیں، 20 اور 30 سال ہو گئے ہیں ان خیالوں کے ساتھ آپ جی رہے ہو۔ بتلائیے آپ کی باڈی کیا کر رہی ہوگی؟ آپ کی روح کتنی برباد ہو چکی ہوگی؟ کیوں برباد کرتے ہیں آپ اپنی روح کو؟ جب میں شروع سے لگاتار یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیوں ہیں کہ سر جوڑ کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ان کی کھود اور کریت کے پیچھے آپ اپنی زندگی کا بڑا حصہ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان خیالات کو پیچھے چھوڑ دیجئے۔ اب بہت سارے میرے دوستوں کے سوالات ایسے بھی تھے جو ابھی میں نے لسٹ میں ان کو نہیں لیا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرانی ناپاکی، بہت پرانی ناپاکی، 10 سال ہو چکے ہیں، وہ ناپاکی آج مجھ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، پریشانی میں مبتلا کر رہی ہیں۔ بھائی، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، جو پہلے گزر چکا ہے نا، چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں سے نئی زندگی آپ کو شروع کرنا ہے۔ اب یہاں سے اللہ ناراض نہ ہو، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ جو پہلے گزر چکا ہے سو گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تھی آپ کے گھر میں ناپاکی، اب کیا کر لو گے؟ آپ پورا گھر توڑ دو گے، سب برباد کر دو گے، سب تہس نہس کر دو گے، آپ کے جتنے کپڑے 10 سالوں کے تھے سب جلا دو گے؟ کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس جو چیز یہاں سے آپ کو ناپاک نظر آتی ہے اس کو پاک کر لیجئے، آپ کی زندگی آگے بڑھائیے۔ بڑی قیمتی آپ کی زندگی ہوتی ہے دوستوں۔ تو خیر، ان تمام باتوں کو آپ اچھی طرح سمجھے، اور جو ہماری بہن تھی سمیر احمد، جو آپ کی آئی ڈی ہے، میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو وہم تھا، وہ جو بات اور جو تصور تھا جس کے پیچھے آپ اپنی زندگی کے 2 سال نکال چکی ہیں، چھوڑ دیجئے اس کو۔ جب میں نے آپ کو کہہ دیا تھا، میں نے اپنی گارنٹی پر آپ کو کہا تھا کہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں؟ اس کے بعد میں بھی جو خیالات آپ کے آ رہے ہیں، میں آپ کے دیکھ رہا ہوں، بہت سوالات ہیں، بہت باتیں آپ نے تحریر کی ہے، میں ایک ایک بات بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، مجھ کو بتلایا گیا ہے کہ آپ کی کیا کیا باتیں ہیں۔ آپ کیا کریں گی؟ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ کیوں آپ اپنی زندگی کو اجیرن بنانے کے چکر میں ہیں؟ آپ کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے۔ اس تحفہ اور انمول نعمت کی قدر کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ جو چیز آپ نے واجب کر رکھی ہے بس واجب ہے، جو چیز واجب نہیں ہے وہ تصورات خیالات چھوڑ دیجئے ان کو۔ واجب کب ہوتی ہے کوئی چیز جانتے ہیں؟ جب میں یہ کہوں، اے اللہ، میں آپ کے لیے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، اگر میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی تو مجھ پر فلاں فلاں جرمانہ۔
ये चीज़ मुझ पर वाजिब हो चुकी है। सिर्फ दिमाग के अंदर कोई बात आई, सिर्फ दिल के अंदर कोई बात आई, ये वाजिब नहीं है। लाखों चीज़ों को आप तस्वर कर ले, लाखों चीज़ों को सोच ले, सिर्फ सोचने की वजह से, सिर्फ ख्याल करने की वजह से कोई चीज़ वाजिब नहीं होती है, जब तक कि आप अपनी ज़बान से इकरार करते हुए किसी चीज़ को वाजिब ना कर ले। तो उम्मीद है कि मेरी बात हमारी जो बहन है उनको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। खैर चलिए, काफ़ी वक्त हो चुका है। अगला और आखिरी सवाल है, अभी आखिरी सवाल है, ले लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरे हॉस्टल के जो गेट है उस गेट के पास जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है और मजबूरी के साथ हमें वहीं से आना और जाना पड़ता है। तो आते जाते वक्त वो पानी हमारे शूज़ पर लग जाता है, तो पाक होते हैं या नहीं? तो देखिए मोहम्मद यूसुफ भाई, ये जो बारिश का पानी होता है, बारिश का कीचड़ होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक मुख्तसर और छोटा सा वीडियो बना रखा है। हमारे दोस्तों का यही मसला है कि वो देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है और बस सवाल कर देते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होता। बड़ी काफ़ी तफसील के साथ हमने वहाँ पर बात की है। चलिए छोटी सी बात आपको बतला देते हैं। ये जो पानी होता है, कीचड़ होता है, वो नापाक नहीं होता है। चाहे वो आपके गेट के पास हो, आपके रोड के पास हो, आपके गार्डन के पास हो, आपकी क्लास के पास हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, जब तक कि वहाँ पर नजासत और नापाकी का पुख्ता यकीन ना हो। पुख्ता यकीन कब होगा? आप देख रहे हैं कि गेट के पास पानी भी जमा हुआ है और वहाँ पर ड्रेनेज लाइन भी बिछी हुई है और वो जो ड्रेनेज लाइन है वो बिल्कुल ओपन है। और जाहिर सी बात है, ओपन ड्रेनेज जो होती है वहाँ पर कुत्ते होते हैं, वहाँ पर खंजीर होते हैं, लोग वहाँ पर नजासत डालते हैं, वहाँ पर पेशाब और पाखानों को फेंकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब वो नापाक है। अगर वो नजासत, वो नापाकी आपके गेट के पास जमे हुए पानी के साथ लग गई है, फिर वो आपके शूज़ पर लग गई है, तो फिर शूज़ नापाक है। पूरे शूज़ भी नापाक नहीं है, सिर्फ उतने हिस्से नापाक होते हैं जो उस नजासत से टच हुए हों। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके अलावा और भी जो काफ़ी सवालात हैं, इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाब ज़रूर देंगे। बहुत सारे लोग इतने तकाज़े करते हैं, वो बिल्कुल तकाज़े ना करें। आपके सवालात जब हमारे पास आ चुके हैं तो हमारी जिम्मेदारी है उनके जवाब दें। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि आपके सवाल का जवाब आज के आज ही दिया जाए। हो सकता है आज आपने, मान लीजिए आपने 16 तारीख को कमेंट किया है और उसका जवाब आप पहुंचते हुए आपको 20 तारीख हो जाए, 21 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, ये हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके इमरजेंसी सवालात है तो आप अपने मकामी उलमा से रब्ता कायम करें, और अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से आपको जवाब मिल जाएगा, तब भी चलेगा। तो फिर ऐसे सवाल आप कमेंट कीजिए, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टा पर हो, चाहे दूसरी चीज़ें, लेकिन हमने उसको फिलहाल बंद कर दिया है। जो व्हाट्सएप है वो भी बंद कर दिया गया है। इसी के साथ टेलीग्राम का जो ग्रुप था वो भी शायद बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले भी 2-3 आईडी से बने थे, तो वहाँ पर कुछ दोस्तों के सवालात आते रहते हैं, तो वहाँ पर भी, तो कहीं पर भी आप सवालात करें। इमरजेंसी अगर सवालात है तो इत्मीनान से जो अपने मकामी उलमा से कायम करें, राब्ता कायम करें, और जिनके बारे में कोई टेंशन नहीं है तो फिर खैर दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।